अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम जो है वो हमने क्लास बनाने का तरीका, आवाज़ आ रही है मेरी सबको? जी सर जी। ओके, माइक ऑफ रखें बाकी सब। तो लास्ट टाइम हमने क्लास बनाने का तरीका, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर और ये बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। मेंबर फंक्शंस कैसे बनाने हैं, ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करना है, इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो हमने डिटेल के अंदर डिस्कस की हैं। अब उसके अंदर डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, कि मेंबर फंक्शन को कैसे डिफाइन करना है, यानी बनाना कैसे है फंक्शन एक क्लास के अंदर। तो ये हम बना चुके हैं पहले, लेकिन जो हम पहले बना चुके हैं वो क्लास के अंदर ही उसको हम डिफाइन करते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं। एक, जो हमने फंक्शन बनाया है क्लास के अंदर भी बना सकते हैं, क्लास से बाहर भी बना सकते हैं। ठीक है। और इसका क्लास के अंदर जो हम बनाते हैं इसको हम कहते हैं इन लाइन फंक्शंस। इन लाइन फंक्शंस, यानी अगर हम उसको क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो हम उसको क्लास के बाहर भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। जो हमने फंक्शंस बनाए थे लास्ट टाइम, जो इसका तरीका हमने देखा था, वो मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर बनाने का तरीका बताया था। आज मैं आपको उसको क्लास से बाहर भी बनाने का तरीका बताता हूँ कि हम उसको क्लास से बाहर कैसे बनाएंगे। ठीक है। तो आउटसाइड क्लास के जो उसको हम डिफाइन करने का तरीका ये होता है कि उसको डिक्लेयर हम क्लास के अंदर ही करेंगे। उसकी डिक्लेरेशन क्लास के अंदर करनी है और डिफाइन बाहर करना है। डिक्लेरेशन से क्या मुराद है और डिफाइन करने से क्या मुराद है? ठीक है। डिक्लेरेशन के अंदर जस्ट हम रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम और जो पैरामीटर्स की टाइप है वो लिखते हैं और सेमीकोलन लगा देते हैं, बस। उसके फंक्शन की बॉडी हम नहीं लिखते। फंक्शन के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो नहीं लिखते डिक्लेरेशन के अंदर। जबकि फंक्शन डिफाइनिंग से मुराद क्या होती है कि उसके रिटर्न टाइप, क्लास नेम, उसके जो पैरामीटर्स वगैरह हैं वो सारे, और उसके बाद ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं फंक्शंस की वो लिख दी जाए, तो उसको हम कहते हैं फंक्शन डिफाइनिंग। और क्लास से बाहर डिफाइन करने का ये होता है कि हम पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं। ये इस स्लाइड के अंदर आप रेड कलर में जो फॉन्ट में, रेड फॉन्ट में लिखा हुआ है रिटर्न टाइप। ठीक है। क्लास नेम आएगा इसके साथ, फिर ये कॉलन आएंगे दो दफा, और फिर फंक्शन नेम, और फिर ब्रैकेट्स में अंदर उसके जो पैरामीटर्स की लिस्ट है वो आ जाएगी, और फिर फंक्शंस की बॉडी आ जाएगी। ठीक है। बनाने का तरीका है आगे के एग्जांपल में, उसका तरीका ये, फॉर एग्जांपल ये देखें, वाइड आइटम। आइटम क्या है? क्लास का नेम है। गेट डाटा इंट, ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकली भी बता देता हूँ। टैब को चला के 1 मिनट आप होल्ड करें। जो है मैं अभी आप लोगों को, ये मैंने शेयर स्क्रीन, इसको मैं शेयर स्क्रीन को कर देता हूँ, इसको मैं। ठीक है। ये अभी मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, और उसके बाद जो है डेव को ये स्क्रीन नज़र आ रही है ना? डेस्कटॉप डैब ओपन हो रहा है, ये ओपन हो गया, नज़र आ रहा है? जी सर जी। ओके। ये लास्ट टाइम हमने जो है इसको जो है वो डिक्लेयर किया था उसके अंदर, क्लास के अंदर आयो स्ट्रीम। अब ये जो बाउंड्री है इधर से लेकर इधर तक, ये इनसाइड कहलाती है। और इससे बाहर ये जो नीचे ऑप्शन है ये आउटसाइड कहलाती है। तो इसके अंदर हम फॉर एग्जांपल जो है वो डाटा मेंबर, ठीक है, प्राइवेट इंट एन, और इसके बाद पब्लिक वाइड गेट डाटा। बल्कि मैं एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ बस जल्दी से, क्योंकि इनपुट लेने पे हम टाइम ज़ाया नहीं करते। और इसमें मैं n की वैल्यू दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 30। अब मैं एक फंक्शन बना देता हूँ शो का, वाइड शो, या डिस्प्ले का फंक्शन, सी आउट वैल्यू ऑफ n
इज इक्वल टू एन। तो अब ये जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया ये इनसाइड द क्लास किया हुआ है, ठीक है। इसको मैं आउटसाइड फंक्शंस, ठीक है, ये इनसाइड है। अभी मैं आउटसाइड का भी बताता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको पहले रन करके आपको दिखा दूं, ठीक है। और ये फंक्शन आउटसाइड फंक्शन क्लास का नेम है, इसका मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ ओ, और ओ डॉट शो रिटर्न 0। ये मैंने अब इनसाइड फंक्शन बनाया है, ये पहले हम बनाते आ रहे हैं। मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। ये जो है n की वैल्यू आ गई 30, ठीक है। अब आउटसाइड कैसे डिक्लेयर करना है, ये जो फंक्शन बनाया हुआ है वाइड शो, ठीक है, इसकी डिक्लेरेशन होती है जो हेडर होता है, ये हेडर है इसका, ठीक है, और ये बॉडी है इसकी ब्रैकेट्स के अंदर वाली। तो जो हेडर होता है इसको हमने इधर रहने देना है, और बाकी सारे कोड को हम इधर से कॉपी करके, ठीक है, कंट्रोल C, इसको हम बाहर ले आते हैं, और इधर से हम इसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं कोड को, और इधर सेमीकोलन आ जाएगा। ये स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? ये किसने माइक एक ने? जी ये स्क्रीन शो हो रही है ना आप लोगों को? सर ये डैब की हो रही है। हाँ वही डैब की मैं बात कर रहा हूँ, डैब की स्क्रीन शो हो रही है ना? यस सर। अच्छा ठीक है। तो ये अब जो है ना वाइड शो, मैंने इधर हेडर मैंने उसको डिक्लेरेशन क्लास के अंदर, ये सिर्फ डिक्लेरेशन है, और अब उसको मैंने आउटसाइड के लिए जो है डिक्लेयर करने की जरूरत ये होती है कि वाइड रिटर्न टाइप आपने पहले करना है, उसके बाद आपने क्लास का नेम लिखना है। क्लास का नेम क्या था? आउटसाइड फंक्शन। तो वाइड के साथ आउटसाइड फंक्शन, और उसके बाद ये कॉलम्स ये आएंगे, और फिर उसके बाद शो, ये फंक्शंस। तो ये तरीका है डिक्लेयर करने का क्लास से बाहर, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूं, तो देख लें वही जवाब आया सेम, लेकिन अब हमने उसको क्लास से बाहर डिक्लेयर किया हुआ है। पहले मैंने क्लास के अंदर डिक्लेयर किया था, अब हमने उसको क्लास से बाहर। ये आवाज कैसी आ रही है? आप लोगों को आ रही है? आयशा अनवर का जो है वो म्यूट नहीं, उसके बावजूद भी आ रही है आवाज। अब खत्म हो गई है, पता नहीं क्या मसला है। जी इसमें कोई बात किसी को ना समझ आई हो इनसाइड और आउटसाइड डिक्लेरेशन की? क्लियर है ये बात? सर रिपीट कर दी। क्या स्टार्ट से? क्या मतलब स्टार्ट से? सर इनसाइड और आउटसाइड का थोड़ा रिपीट कर दी। तो आप किधर थी पहले से? कोई एक बात होती है, मैंने जितना पढ़ाया फिर सारा नए सिरे से शुरू करूं? पहले मुझे एक, चले आप ये भी, मुझे जिसने सवाल किया मुझे एक चीज बता दे, इनसाइड और आउटसाइड का मतलब क्या होता है? एक कमरा है ना, ठीक है, आप कमरे के अंदर है, अब मैं कहता हूँ कि आप कमरे से बाहर चली जाएं, तो आप पूरी की पूरी बाहर जाएंगी या क्या क्या करेंगी? आप बाहर चली जाएंगी ना, वही चीज ऐसे ही ना? हेलो, आवाज आ रही है मेरी कि नहीं? कम से कम जो सवाल करते जी सर। कम से कम जो सवाल करते वो रेस्पॉन्ड तो करे, ताकि मुझे पता चले उसको समझ आ रही है बात की कि नहीं आ रही। किसने सवाल किया था? जी सर मैंने। हाँ तो अब मैं आपको रोल नंबर 7। जी इनसाइड और आउटसाइड का बता रहा हूँ कि इनसाइड का मतलब क्या होता है कि क्लास के अंदर,
फंक्शन को डिक्लेयर करना। तो ये मैं दोबारा ये देखें बता रहा हूँ, ये क्लास के अंदर, अब मैं इधर से इसको कट कर रहा हूँ, ठीक है। क्लास के अंदर एक फंक्शन मैंने बनाया हुआ है ये वाला, अब इधर ये चीज तो नहीं लगाने की जरूरत, ये फंक्शन। तो ये अब क्लास के अंदर फंक्शन बना हुआ है। क्लास के अंदर कहाँ से पता चल रहा है, ये इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट सेमीकोलन वाली ब्रैकेट से ऊपर, इसके अंदर अगर कोई फंक्शन होगा तो उसको हम कहेंगे कि ये इनसाइड द क्लास है, ठीक है। मैं इधर एक कमेंट्स लगा देता हूँ ताकि आपको पता चले ये इनसाइड है, ये फंक्शन अब क्या है, इनसाइड है। और इसी फंक्शन को हमने क्लास के बाहर, क्लास से बाहर का मुराद है कि ये वाली साइड, ये इधर ये आउटसाइड बनती है इसकी, कि क्लास से बाहर, ये ऊपर वाली ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है। तो अगर इस फंक्शन को हम चाहते हैं कि इनसाइड डिक्लेयर नहीं करना, आउटसाइड डिक्लेयर करना है क्लास के, तो फिर इसका तरीका ये होता है कि इसका जो हेडर होता है ना, ये एज इट इसके अंदर रहेगा, हेडर इसके अंदर रहेगा, और बाकी जो सारा कोड होता है वो इसके बाहर आ जाएगा इस जगह पे, ठीक है। और बाकी ये हेडर रहेगा, बाकी इसका हम खत्म कर देंगे कोड, ये हमने उसका कोड वाइड शो रहेगा, लेकिन आगे उसकी डेफिनेशन खत्म कर देंगे। तो डेफिनेशन हम बाहर ले आए, अगर हम डायरेक्ट बाहर ले आते हैं, इसको रन करते हैं तो एरर आएगा अभी, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं होता है, इसका एक तरीका है कॉल करने का भी। तो अब इसको मैं रन करता हूं तो देखें एरर आएगा, ये देखें वो एरर दे रहा है इस पे कि एन जो है, एन जो है। अब इसमें आपको क्या तरीका है, ये मैंने आपको स्लाइड्स के अंदर बताया, ये देखें कि जब आप फंक्शंस को आउटसाइड डिक्लेयर करेंगे तो उसका तरीका, उसका सिंटैक्स क्या है कि पहले आप रिटर्न टाइप लिखेंगे, फिर क्लास का नेम लिखेंगे, फिर ये दो कॉलम दो दफा लगाने हैं ये वाले, और फिर फंक्शन का नेम, फिर आर्गुमेंट लिस्ट। अब इसके अंदर देखें तो मैंने इधर वाइड क्या है, ये रिटर्न टाइप है, तो रिटर्न टाइप के बाद हमने क्या लिखना था, क्लास का नेम लिखना था। क्लास का नेम क्या है, ऊपर आपको क्लास का नेम नजर आ रहा होगा, क्लास आउटसाइड फंक्शन। तो इसको कॉपी करके वहां पे आप पेस्ट कर दें, और फिर क्या करना था, दो दफा ये कॉलम लगाने थे, और फिर उसके बाद फंक्शंस का नेम और पैरामीटर्स इसके कोई भी नहीं थे। ये अब फंक्शन जो है वो आउटसाइड बन गया है। फंक्शन वही का वही रहेगा, कोड वही रहेगा, सब कुछ रहेगा, सिर्फ हम उसको उठा के बाहर लेके आ रहे हैं आउटसाइड। तो बाहर उठा के लेके आने से थोड़ी सी हमें ये चेंज करनी पड़ती है कि फंक्शंस के बाकी वाइड शो के साथ साथ हम क्लास का नेम भी इस तरीके से साथ लिखते हैं, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूं, अब ये रन हो जाएगा, पहले रन नहीं हो रहा था, ये देखिए वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू। तो इनसाइड भी वही काम था, आउटसाइड भी वही काम कर रहा है, फर्क सिर्फ ये है कि हमने उसको क्लास से बाहर निकाल दिया, पहले वो क्लास के अंदर था। वर्किंग पे फर्क नहीं आएगा, वर्किंग सेम रहेगी। ये हम काम क्यों करते हैं ये अब आगे हम डिस्कस करते हैं, अभी इसको हम ऐसे ये काम क्यों करते हैं, ठीक है जी। अभी कोई क्वेश्चन किसी का? सर आउटसाइड और इनसाइड करने का मकसद क्या है? तो वो मैं अभी वही कहा है कि अभी हम उसको आगे, सिर्फ मैंने तरीका बताया कि आउटसाइड और इनसाइड हम करते कैसे हैं, आगे हम इसका फायदा नुकसान अभी मैं बताने लगा हूँ। थोड़ा सा वो इसमें फर्क होता है, कोई फायदा, ये डिफिकल्टी थोड़ी सी और ये ज्यादा होती है, रैम पे लोड वगैरह ज्यादा होता है, बस और कोई नहीं होता, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। अब मैं इसमें फर्क बता देता हूँ कि वी मस्ट कीप इनलाइन फंक्शन स्मॉल, जो छोटे फंक्शन होते हैं उसको हम इनलाइन ही रखते हैं। स्मॉल इनलाइन फंक्शंस हैव बेटर एफिशिएंसी, उससे एफिशिएंसी बेहतर रहती है। जो छोटे फंक्शन हैं उनको अंदर ही डिक्लेयर करना चाहिए, डिफाइन करना चाहिए, उससे एफिशिएंसी बेहतर रहती है। लेकिन जैसे जैसे इनलाइन फंक्शंस डू इंक्रीज एफिशिएंसी, बट वी शुड नॉट मेक ऑल द फंक्शंस इनलाइन। लेकिन हम, क्योंकि इनलाइन फंक्शंस एफिशिएंसी को तो इंक्रीज करते ही करते हैं, लेकिन हम हर फंक्शंस को इनलाइन नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज इफ वी मेक लार्ज फंक्शंस इनलाइन, इट मे लीड टू कोड ब्लॉट एंड माइट अफेक्ट द स्पीड टू। स्पीड पे ये अफेक्ट करेगा, मेमोरी के ऊपर ये अफेक्ट करेगा। तो अगर बड़ा फंक्शन हम इन लाइन बनाए तो बड़े जो फंक्शंस होते हैं उनको हम बाहर ही निकालते हैं, आउटसाइड ही डिक्लेयर करते हैं क्लास से, ठीक है। और आउटसाइड डिक्लेयर करने का तरीका वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसका सिर्फ और सिर्फ फर्क ये होता है कि जो बड़े बड़े फंक्शंस, लार्ज फंक्शंस होते हैं ना, वो जरा हैवी हो जाते हैं और उसका फिर स्पीड के ऊपर फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए हम फिर उनको क्या करते हैं, उनको बाहर निकालना ही बेहतर होता है। हाँ, जो छोटा फंक्शन है उसको इनलाइन ही बनाना चाहिए, छोटे छोटे फंक्शन जो हम बनाते हैं ना उनको इनलाइन ही बनाना चाहिए। अगर कोई लार्ज फंक्शन है तो उसको आउटसाइड ही डिक्लेयर करना जरूरी होता है, यानी बेहतर होता है। जरूरी नहीं है,
बेहतर यही है कि उसको आउटसाइड डिक्लेयर करें। ये फर्क होता है जी। ज़रा बात समझ आई? जी सर। The compiler is unable to perform inlining if the function is too complicated. क्योंकि जो लार्ज फंक्शंस कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होते हैं तो इन लाइन उसको परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है। सो वी मस्ट अवॉइड बिग लूपिंग कंडीशन इनसाइड सच फंक्शंस। तो इन लाइन के अंदर अगर बहुत ज्यादा बड़े बड़े लूप्स हैं और इस तरह के अगर कोई जो मसले आ रहे हैं, ठीक है, बहुत कम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड जो कोड है तो उसमें मसला आता है कि हम उसको इनसाइड अगर इन लाइन यानी डिक्लेयर करेंगे तो उससे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसीलिए जो मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस होते हैं या लार्ज फंक्शंस होते हैं या जिसके अंदर बिग लूपिंग होती है या बहुत ज्यादा कंडीशंस होती हैं तो उसको इन लाइन की बजाय आउटसाइड ही डिक्लेयर करें। In case of inline functions, entire function body is inserted in place of each call. So if the function is large, it will affect speed and memory badly. अगर बड़ा फंक्शन है और उसको हमने इन लाइन डिक्लेयर किया हुआ है तो वो स्पीड और मेमोरी के ऊपर बहुत बुरी तरह असर करता है। ये फर्क होता है जिसकी वजह से हम उसको आउटसाइड जो है वो डिक्लेयर करते हैं। जी कोई क्वेश्चन किसी का? सर लास्ट स्लाइड पे एक वर्ड था कोड ब्लॉट, इसका क्या मतलब? जी कोड ब्लॉट वो आप यही चीज है, कोड ब्लॉटली यही इसका है ना, ये मेमोरी इन बैडली बुरी तरह असर करना। लफ्जी मतलब तो खैर नहीं है, मैं वैसे यानी लीड टू कोड ब्लॉट यानी यही चीज के जो है वो मेमोरी लोडिंग में जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो पेश आते हैं। बाकी लफ्जी मतलब इसका देख लें, ठीक है। तो आउटसाइड कैसे बनाना है, ठीक है, फंक्शंस आउटसाइड फंक्शंस को भी हम इनलाइन बना सकते हैं अगर उसके साथ कीवर्ड्स लिख दें इनलाइन। अगर वैसे इसके साथ हम इनलाइन लिखें तो क्या फ़र्क पड़ता है इनलाइन, लेकिन मेरे ख्याल में इनलाइन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। नहीं साथ लिख भी दें तो भी, ये देखें इनलाइन, साथ इनलाइन लिख दें। अगर आपने उसको इनलाइन बनाना भी है, आउटसाइड डिक्लेयर आउटसाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको इनलाइन बनाना चाहते हैं तो साथ इन लाइन लिख दें। अंदर जरूरत नहीं है आउटसाइड के, हम इन लाइन भी साथ लिख सकते हैं। ये मैंने जैसे इन लाइन लिखा और उसको रन किया है तो अब वो आउटसाइड होगा लेकिन इन लाइन फंक्शन काउंट हो जाएगा। यानी दोनों फायदे हो गए, एफिशिएंसी भी हो गई और हम वो जो मेमोरी लोड और स्पीड का इफेक्ट है वो भी खत्म हो गया। अच्छा जी, ये हमारा थोड़ा सा टॉपिक था इन लाइन्स का जो हमने इसको ख़त्म किया है। ये कुछ एक्सरसाइज के तौर पे उसने बताया कि डिफाइन अ क्लास टू डिस्प्ले ट्राइएंगल्स, इंक्लूड द फॉलोइंग मेंबर्स, डाटा मेंबर्स, रो कॉलम, मेंबर फंक्शन डिस्प्ले, नम ट्राइएंगल, डिस्प्ले अल्फाबेट्स ट्राइएंगल। ठीक है, तो ये आप लोगों की एक एक्सरसाइज है जो आप लोगों ने घर से करनी है और मुझे सेंड करनी है, बल्कि ये आगे नहीं ये हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपने, डिफाइन अ क्लास टू कैलकुलेट एरिया ऑफ, ये तो दूसरे है ना, दो एक्सरसाइज हैं, ये अलग है वो अलग है। इसमें क्या है वो कह रहा है, ये तीन है, सॉरी तीन है। एक ये पहली एक्सरसाइज है, इसमें वो कह रहा है कि आपने दो काम करने हैं, डाटा मेंबर्स दो हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। ये आप लोगों ने नेस्टेड लूप वाला काम किया हुआ था, आपको याद होगा, याद है ना, दो दो लूप लगाए थे। ठीक है, दो दो लूप लगाए थे जिसमें वो पैटर्न बनाए थे। ये पैटर्न आपको नजर आ रहा होगा सामने, 1 2 3 4 5 6 वाला। ठीक है, अब जो वही कोड सेम आपने वही, इसमें रो और कॉलम लेने हैं कि कितनी रोज और कितने कॉलम्स होंगे। ठीक है, कितनी रोज और कितने कॉलम्स वो तादाद लेनी है। और डिस्प्ले नंबर ट्राइएंगल, ये पहला जो मेंबर फंक्शन है इसके अंदर आपने वही कोड लिखना है जो ये वाला पैटर्न डिस्प्ले करे, 1 2 3 4 5 6 वाला। ये आप लोगों ने किया हुआ है। फंक्शन आपने ये डिस्प्ले नाम ट्राई ये देना है फंक्शन का नाम, अंदर कोड वही लिखना है जो आपने स्टार बनाते हुए लिखा था। और दूसरे में आपने क्या करना, डिस्प्ले अल्फा ट्राइएंगल ABCDEF, इसमें भी रो और कॉलम वही होंगे ऊपर वाले, और लूप के अंदर आपने ज़ाहिर बात है वो लूप दो ही लगेंगे जैसे आप वो करते थे, उसमें सिर्फ ये रो और कॉलम, यानी आप ये समझ लें I और J, ये रो क्या है I और ये कॉलम क्या है J, बस आप ये समझ लें कि रो और कॉलम जो है ये क्या है I और J है। तो ये I और J की वैल्यू आपने यूजर से लेनी है। ठीक है,
और उसके बाद ये दो फंक्शंस आपने बनाने हैं क्लास के अंदर। ये काम आप लोगों ने घर से करना है, होमवर्क है आप लोगों का। और उसके बाद दूसरा काम क्या है, नेक्स्ट है कि डिफाइन अ क्लास टू इंटरचेंज द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, यानी स्वैप के लिए। इसमें दो डाटा मेंबर हैं, एक्स और वाई। एक फंक्शन बनाना है गेट डाटा, एक फंक्शन बनाना है पुट डाटा। पुट डाटा से मुराद शो डाटा। पहले में इनपुट लेनी है तो इसमें शो करवाना है और फिर स्वैप नंबर कराना है। तो याद रखें स्वैप नंबर से पहले भी पुट फंक्शन को कॉल करना है और बाद में भी कॉल करना है स्वैप नंबर। स्वैप में क्या है, ये फंक्शन भी आपको बताया हुआ है स्वैप नंबर के अंदर, एक्स और वाई की वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। तीसरा ये आपने ये दूसरा प्रोग्राम ये बनाना है। और तीसरा प्रोग्राम आपने ये बनाना है कि डिफाइन अ क्लास टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इंक्लूड द फॉलोइंग मेंबर्स। डाटा मेंबर्स क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ। इसमें गेट डाटा, पुट डाटा और एरिया। एरिया आपने कैलकुलेट करना है और उसको डिस्प्ले करना है, लेंथ और ब्रेड्थ इसको पुट डाटा। पुट डाटा का मतलब क्या होता है, यानी शो, डिस्प्ले करना। सिंपल सिंपल से गेट डाटा में क्या है, आपने इनपुट लेनी है किसकी, ऊपर जो वेरिएबल दिए हुए लेंथ की भी और ब्रेड्थ की भी, वो वैल्यू आपने यूजर से लेनी है। पुट डाटा में आपने शो करवाना है, एरिया में आपने एरिया कैलकुलेट करना है और शो करवाना है। ट्राइंगल रेक्टेंगल का एरिया जो है वो फार्मूला आप देख लें कौन सा होता है, मेरे ख्याल में लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ ही होता है शायद। उसके बाद है नेस्टेड मेंबर फंक्शंस। नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन से मुराद क्या होता है कि एक मेंबर फंक्शन के अंदर दूसरे मेंबर फंक्शन को कॉल करना। एक मेंबर फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल करना, इसको हम क्या बोलते हैं। अच्छा, ये 10 मिनट बाद ऑफ होने वाला है। 10 मिनट बाद जब ऑफ हो तो आपने फौरन दोबारा ज्वाइन करना है। मेरे पास ऑप्शन आ रही है 10 मिनट बाद जो है ये ऑफ होगा। नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन, एक मेंबर फंक्शन के अंदर दूसरे मेंबर फंक्शन को कॉल करना, इसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। ये असाइनमेंट कल आपने चेक करवानी है सब ने। ये जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है ना 3 प्रोग्राम्स की, सर आप ये रिकॉर्डिंग भेज दिया करें। रिकॉर्डिंग्स मैंने भेजी है, आप लोग देखती ही नहीं है, देख लिया करें रिकॉर्डिंग। सर आपने मैंने ग्रुप में 2-2 दफा सेंड की है, लेकिन मजाल है कि किसी ने जो है उसको व्यू किया हो। नहीं सर मैंने किया। तो ये 2 मैंने देखे हैं, 3 या 4 व्यूज थे बस। अच्छा जी, ये भी मैं कर दूंगा ये वाली सेंड आज रात तक। तो असाइनमेंट ये 3 आपने प्रोग्राम्स कल मुझे चेक करवाने हैं, ये वाले तीनों मुझे व्हाट्सएप करना है सब ने, जिसकी असाइनमेंट सब ने, और अपने अपने ही करना है। जिसको नहीं समझ आएगी मैं इधर क्लास में इधर करवा दूंगा आप लोगों को, लेकिन खुदारा खुद करें। जहां पे गलती आएगी मैं समझाऊंगा, समझ आ जाएगी। अगर खुद नहीं करेंगे, देख के कर लेंगे, मेरे समझाने से कभी समझ नहीं आएगी। पहले आप एक दफा खुद बनाना सीखें, कौन सा मुश्किल है, फंक्शन ही बनाने हैं छोटे छोटे बेसिक बेसिक, ये फंक्शंस हैं। क्लास बनाने का तरीका तो आना चाहिए। अब जैसे ये वाली फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज है, इसमें वो कहता है डाटा मेंबर एक्स वाई है, तो कैसे बनाएंगे, आपने क्लास उसी तरह बनानी है। अब इसमें क्लास का नाम क्या ले रहा है, देखें, डिफाइन अ क्लास टू इंटरचेंज द वैल्यूज। अब नाम कोई नहीं दे रहा, आप इसको दे सकते हैं इंटरचेंज। तो इधर आप लिखें क्लास इंटरचेंज। नहीं, आपको प्रोग्राम ही सारा कुछ बता रहा होता है, इंटरचेंज। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, डाटा मेंबर्स एक्स वाई। अब इधर से ही आपको पता चल रहा है डाटा मेंबर क्या है, एक्स और वाई। तो इसको प्राइवेट के साथ लिखना है, उसका तरीका प्राइवेट इंट एक्स और कॉमा वाई, ये दोनों डाटा मेंबर बन गए। उसके बाद जो है मेंबर फंक्शंस कौन से हैं, गेट डाटा, पुट डाटा, स्वैप नंबर। तो आपने 3 फंक्शंस बनाने हैं, और कहाँ बनाएंगे आप, जहरी बात है उसको आप जो है वो इसके अंदर ही बनाएंगे। बाहर बनाना है बाहर बना लें, आउटसाइड अंदर बनाना है अंदर बना लें। 3 आपने एक फंक्शन बनाना है वाइड गेट डाटा इधर, ठीक है, और इसके अंदर आपने उसका कोड लिखना है। फिर उसके बाद वाइड पुट डाटा, ये शो या डिस्प्ले का होगा। अब इसके अंदर आपने इसका कोड लिखना है। अभी मैं कितनी एग्जांपल्स करवा चुका हूं इसकी। और फिर आपने तीसरे नंबर पे कौन सा बनाना है, स्वैप नंबर। तो आपने इधर लिखना है वाइड स्वैप नंबर, ये फंक्शन, इसके अंदर इसका कोड लिखना है। तो ये क्लास बन गई।
तो कम से कम ये क्लास, ये तरीका तो क्लास बनाने का तो आना चाहिए ना, कि क्लास बनानी कैसे है। इसका सारा तरीका मैंने बताया, इसमें कोई सर एरर जी एरर आ रहे हैं, कहाँ एरर आ रहे हैं गेट डाटा। जी? एरर गेट डाटा आपने कहाँ गेट पे? डेट लिख दी है, गेट डाटा आना था, गेट डेट लिख। वो तो कोई मसला नहीं है, वो तो उसमें क्या है, एरर कहाँ से आ गया? ये जी सर। फंक्शन का नाम है, आप जो मर्जी रख ले, फंक्शन का नाम ही रखा है ना। फंक्शन का नाम आप अपनी मर्जी से जो रखना चाहे रख सकते हैं। मैं तो बनाने का तरीका आपको बता रहा था जी। सर वो आपने इनसाइड और आउटसाइड फंक्शन डिक्लेरेशन बताई, उसके बाद आपने एक वर्ड यूज किया था इन लाइन। हाँ सर हाँ। वो आउटसाइड फंक्शन के साथ आपने यूज किया था, मुझे उसकी समझ नहीं आई वो इन लाइन क्या था। ओहो, ये फंक्शन बनाया हुआ है ना, ये फंक्शन, ये इनसाइड फंक्शन है, इनसाइड है ना, इसको तो जी ऑटोमेटिकली जी इन लाइन ही यहाँ पे कहेंगे, बनाएंगे हम। आपस में तो डिस्कस। आपने आउटसाइड के साथ उसे इन लाइन लिख दिया। हाँ, अगर आउटसाइड के साथ इन लाइन लिख देंगे फिर वो आउटसाइड भी होगा और इन लाइन की वो भी होगा, यानी एफिशिएंट भी बन जाएगा और साथ साथ स्पीड पे भी उसका असर नहीं पड़ेगा। जी सर समझ आया। ठीक है ना। अब ये जो अंदर है ना, ये तो ऑटोमेटिकली इन लाइन है, लेकिन हम इसको अगर आउटसाइड करें और इन लाइन बनाना चाहते हैं तो फिर साथ इन लाइन बना दें बस। ठीक है, तो ये मैंने क्लास का आपको तरीका बताया है कि आपने ये जितनी भी क्लासेस हैं, बहुत सिंपल सी काम होता है, ये क्लासेस इसी तरह आपने बनानी है। अब उसके बाद है नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शंस। नेस्टिंग कहते हैं, जैसे नेस्टिंग लूप पढ़ा था, नेस्टेड लूप पढ़ा था, नेस्टेड इफ एल्स पढ़ा था, तो उसका क्या मतलब होता है? नेस्टिंग लूप का मतलब क्या होता है? लूप विद इन अ लूप। और ये क्या है? नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन, अ मेंबर फंक्शन विद इन अ फंक्शन, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर, इसको आप नेस्टेड फंक्शन भी कह सकते हैं। तो इस एग्जांपल के अंदर देखें, दो वेरिएबल्स हैं इंट mn, अब इसके ऊपर प्राइवेट नहीं लिखा हुआ, तो हमने ये पहले पढ़ा हुआ है कि जिसके ऊपर हम पब्लिक प्राइवेट ना लिखें वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। यानी ये जो प्रोग्राम मैंने लिखा है ना, इसमें मैंने ऊपर प्राइवेट को अगर खत्म कर देता हूँ, ये वाला प्राइवेट, तो ये एंट एक्स और वाई ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट बन जाएंगे, ये बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएंगे? प्राइवेट ही बन जाएंगे। साथ लिख दें या ना लिखें तो वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होंगे। अच्छा जी, तो इसमें अब फंक्शंस क्या है? एक है वाइड इनपुट डाटा, डिक्लेरेशन है, इंट लार्जेस्ट डाटा वाइड, ये भी डिक्लेरेशन है, और वाइड डिस्प्ले के अंदर सी आउट लार्जेस्ट वैल्यू, और ये आगे देखें इसमें लार्जेस्ट, इसको उसने क्या किया हुआ है? कॉल की हुई है। अभी मैं ये आपको बना के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंट एक्स वाई है, और इसमें जो है फॉर एग्जांपल हम ये 3 डिक्लेयर ही कर देते हैं। ठीक है, और ये कौन कौन से फंक्शन उसने कहे थे? इनपुट, फॉर एग्जांपल इसको हम गेट डाटा को इनपुट का नाम दे देते हैं, और दूसरा उसने क्या कहा? लार्जेस्ट, ठीक है, पैरामीटर नहीं दिए, पैरामीटर नहीं है, और तीसरा क्या है? डिस्प्ले, और अब इसके अंदर डिस्प्ले के अंदर उसने क्या लिखा? सी आउट लार्जेस्ट वैल्यू इक्वल टू, ठीक है, और इसके अंदर अब उसने क्या किया? फंक्शन कॉल कर लिया, जैसे हम ना फंक्शन कॉल करते हैं SQRT का। तो ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि स्पेलिंग गलत ना हो जाए। लार्जेस्ट, ये देखो, तो अब ये एक फंक्शंस के अंदर ही हम दूसरे फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, और अब उसको डिक्लेयर इधर आउटसाइड डिक्लेयर कर दें। इनपुट को भी, इनपुट को अगर वहां बनाना चाहते हैं वहां बना दें आउटसाइड। अब क्योंकि वहां पे हमने इसका कोड नहीं लिखा, तो इसको मतलब है कि हम आउटसाइड, क्योंकि वहां पे सिर्फ डिक्लेरेशन है, तो आउटसाइड डिक्लेयर करेंगे। आउटसाइड डिक्लेयर करने के लिए पहले उसकी डाटा टाइप वाइड है तो वाइड लिखेंगे, वाइड आउटसाइड, और उसके बाद जो है क्लास का नेम लिखेंगे आउट वाइड के बाद, कोलन 4। ये कौन बोल रही है? ये। उसके बाद वाइड इनपुट, ये इनपुट का फंक्शन आ जाएगा, और इसके बाद हम इसकी ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हमने इनपुट्स लेनी है किसकी? एक्स और वाई की, तो सी आउट
एंटर वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, और सी एन एक्स, ठीक है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। एंटर वैल्यू ऑफ वाई और वाई, ये इनपुट का तरीका है। तो यही काम आप लोगों ने उन असाइनमेंट्स के अंदर भी करना है कि कैसे आपने इनपुट या गेट डाटा बनाना है। ये बेसिकली गेट डाटा या इनपुट का फंक्शन है कि आपने वो जो वेरिएबल्स आपने बनाए थे उसकी वैल्यूज लेनी है। उसके बाद दूसरा फंक्शन क्या था, वाइड लार्जेस्ट का फंक्शन। डिस्प्ले का हमने ऊपर बना लिया, तो वाइड लार्जेस्ट, तो वाइड, उसके बाद क्लास का नेम, और उसके बाद डिस्प्ले, सॉरी लार्जेस्ट। अब लार्जेस्ट के अंदर ना हमने एक काम करना है इसमें, सॉरी नहीं, लार्जेस्ट ना, क्योंकि हमने वहां कॉल किया हुआ तो इसकी रिटर्न टाइप इंट रखनी पड़ेगी, वहां भी इंट ही होगा, हम गलत कर रहे थे, हाँ इंट ही है। ये देखिए क्यों, क्योंकि ये जब फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं तो ये हमें कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, तो ये फंक्शन हमें वैल्यू रिटर्न करेगा, इसलिए वहां पे उसकी डाटा टाइप इंट लिखी, तो इधर भी इंट ही लिखेंगे, इंट। और इसमें अब हम दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, बल्कि वो एक्स और वाई लिया हुआ है ना, तो अब हमने इसमें देखना है कि एक्स लार्जेस्ट है या वाई लार्जेस्ट है, तो क्या लिखेंगे, इफ एक्स ग्रेटर देन वाई, तो इसमें जो है आप नहीं, सी आउट इधर नहीं करवाना, सी आउट हमने वहां करवाया हुआ फंक्शन, तो इधर आप लिखेंगे रिटर्न, रिटर्न एक्स, एल्स। अच्छा जी, तो ये स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? जी सर जी। ठीक है, तो एल्स अब देखें इसमें हम क्योंकि वैल्यू रिटर्न पता है क्यों करेंगे, क्योंकि हमने वहां डायरेक्ट फंक्शन को कॉल किया है। जब हम डायरेक्ट फंक्शंस को कॉल करते हैं ना, तो फिर हमें वैल्यू रिटर्न करवानी होती है और वहां पे वैल्यू जाके प्रिंट वहां पे होगी, फिर हम इधर प्रिंट नहीं करवाएंगे। फिर हम क्योंकि वहां पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो फिर वैल्यू हम क्या करवाएंगे, रिटर्न करवाएंगे, जो वहां पे जाके डिस्प्ले होगी। तो एल्स रिटर्न वाई, ये जब मैंने फंक्शंस का चैप्टर पढ़ाया था ना, उसमें ये बड़ी डिटेल में ये चीजें बताई थी आप लोगों को। अच्छा जी, तो ये अब ये फंक्शन बन गया लार्जेस्ट वाला भी। अब हम आएंगे इसमें जो है इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसके अंदर इंटरचेंज क्लास का नाम है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास का, फॉर एग्जांपल ओ ही रहने देते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ओ डॉट जो है वो इनपुट, पहले सारी बात है इनपुट, फिर उसके बाद डिस्प्ले का। लार्जेस्ट को अभी तक कॉल करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि लार्जेस्ट हमें कॉल करने की जरूरत ही नहीं है, तो वो तो लार्जेस्ट को हमने कॉल कर लिया डिस्प्ले के अंदर। तो हम इधर बनाएंगे ओ डॉट इनपुट, इनपुट को और डिस्प्ले को कॉल करेंगे, ओ डॉट इनपुट और ओ डॉट डिस्प्ले, ये फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इसको अब एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखें, अब वो हमसे x की वैल्यू मांग रहा है, तो x की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 56, एंटर, y की वैल्यू देता हूँ 65। तो अब लार्जेस्ट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 65, तो एंटर देके लार्जेस्ट वैल्यू 65 आ गई, ठीक है। ये स्क्रीन शो हो रही है, ये वाली आउटपुट वाली? जी सर। ओके, तो अब दोबारा मैं इसको चलाता हूँ, मैं पहली वैल्यू अब बड़ी देता हूँ, दूसरी छोटी देता हूँ। पहले मैंने 78 और फिर उसके बाद मैं देता हूँ 54। अब कौन सी, अब 78 शो करेगा, ये देखें लार्जेस्ट वैल्यू है 78। तो ये बेसिकली मैंने क्या किया है कि फंक्शंस के अंदर ही दूसरे फंक्शन को कॉल किया है, इसको हम कहते हैं नेस्टिंग फंक्शन। आ फंक्शन विद इन अ फंक्शन, हमने खुद ही एक फंक्शन बनाया और उसको फंक्शन के अंदर ही कॉल कर लिया। तो इस तरह भी जब फंक्शंस को अंदर कॉल करते हैं तो फिर वहां पे आप ये इस तरह कोड इसका लिखते हैं। क्लियर, कोई क्वेश्चन किसी का? अच्छा जी, तो नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शंस हम देख रहे थे, तो मैंने इसकी एग्जांपल आपको बता दी है, ठीक है। उसके बाद जो है अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है स्टैटिक डाटा मेंबर। हमने पहले सिर्फ डाटा मेंबर्स क्लास के अंदर डिक्लेयर करवाए थे, अब ये है कि स्टैटिक मेंबर, ये अभी हमने डेव के अंदर जितने भी वेरिएबल जैसे ये जो है वो डिस्प्ले करवाए थे, ठीक है।
ये इंट एक्स वाई प्राइवेट के अंदर, प्राइवेट के साथ इंट एक्स वाई, ये नॉर्मल जो वेरिएबल्स है। लेकिन दूसरा है कि स्टैटिक वेरिएबल। तो ये स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं कि आ टाइप ऑफ डाटा मेंबर दैट इज शेयर्ड अमंग ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास इज नोन एज स्टैटिक। यानी जो सबको शेयर हो जाए, यानी मेमोरी के अंदर सिर्फ एक ही कॉपी बनती है उसकी, एक ही जगह पे, और वो सबको ही शेयर होता है। जबकि जो इंट एक्स वाई है ना, ये जो हमने इंट एक्स वाई दिया है, एक्स और वाई, जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हर ऑब्जेक्ट के लिए ये डिफरेंट वेरिएबल्स बन जाएंगे। एक वेरिएबल फॉर एग्जांपल मैंने इधर इंटरचेंज के अंदर ओ बनाया ना, और मैं एक बना देता हूं ए, तो अब एक ओ डॉट एक्स बनेगा वेरिएबल और एक बनेगा ए डॉट एक्स, दो बन जाएंगे। और इसी तरह वाई के लिए ओ डॉट वाई और दूसरा ए डॉट वाई, दो बनेंगे। जबकि जो स्टैटिक होता है वो शेयर हो जाता है, वो एक ही कॉपी उसकी बनती है। आ टाइप ऑफ डाटा मेंबर दैट इज शेयर्ड अमंग ऑल। बाकी काम वैसे का वैसे होता है, सेम होता है, सिर्फ फर्क क्या है कि वो शेयर नहीं होते, वो अलग अलग कॉपीज बन जाती हैं, और ये शेयर हो जाता है वेरिएबल। एक ही वेरिएबल बनता है मेमोरी के अंदर, और वो आपस में बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स को चाहे 50 ऑब्जेक्ट बना दें तो ये एक ही बनेगा डाटा वेरिएबल मेमोरी के अंदर। जबकि जो नॉर्मल था उसमें 50 ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो 50 ही वेरिएबल्स क्रिएट होंगे। जैसे ये हमने अभी ये एग्जांपल की हुई है ना, इसमें इंट एक्स वाई लिखा हुआ है, सिग्नल नहीं आते वो पहले इन्होंने सुन लेंगे हैं। चल एक जगह से बैठा रहो, माइक ऑफ कर दें। बाहर ले गया, मैं गल करदी मेरी भी कराई अंदर सही आवे मेरा भी लवाखे हैं उजड़ाए दा ते सत्ता है। पैसे मार ਉਹਨੂੰ ਆ क्या मेरे नाल करा मैं भी मेरे जाना अभी शो भी हुआ था, कौन हाँ जी। सा है, एक मिनट। सुबह सुबह जाते हैं। इतनी सेंस नहीं है कि हम जो है वो घर में बातें हो रही हैं और वो बाकी सारे सुन रहे हैं घर की बातें, और हम माइक ऑफ कर दें। क्लास में तो तवज्जो होनी नहीं है, और माइक ऑन जरूर होना है। तो अब ये जो इंट एक्स और वाई है ना, ये स्टैटिक नहीं है। अब हम जितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते जाएंगे उतनी इनकी कॉपीज बनती जाएंगी, एक्स की भी उतनी बनती जाएंगी, वाई की भी उतनी बनती जाएंगी। फॉर एग्जांपल हम 10 नीचे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं मेन के अंदर, तो एक्स की भी 10 कापियां बनेंगी और वाई की भी 10। लेकिन अगर हम इधर स्टैटिक इंट लिख देते हैं, इसके साथ लफ्ज लिख देते हैं स्टैटिक, ये लफ्ज लिख देते हैं, तो अब एक्स की भी एक ही कॉपी बनेगी और वाई की एक ही कॉपी मेमोरी के अंदर बनेगी, और वो सबको शेयर हो जाएगी। वैल्यू जो वैल्यू होगी वो सबको शेयर हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं स्टैटिक डाटा मेंबर। अ टाइप ऑफ डाटा मेंबर दैट इज शेयर्ड among all objects of the class is known as static data member. It is defined with static keywords. When a data member is defined as static, only one variable is created in memory, even if there are many objects of a class. It is a global variable, और variable भी ये global बन जाता है। It is visible only in the class in which it is defined. Its lifetime starts as program starts. हालांकि लोकल नहीं बनता बल्कि ये ग्लोबल बन जाता है। जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है, फंक्शन स्टार्ट हो या ना हो, ये मेमोरी में सेव हो जाता है, लेकिन एक ही सेव होगा। चाहे आगे 50 सब्जेक्ट्स हैं, 10 सब्जेक्ट्स हैं, 20 सब्जेक्ट हैं, ये एक ही होगा। इन नॉर्मल वेरिएबल ईच ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन वेरिएबल। हर ऑब्जेक्ट का अपना वेरिएबल बन जाता है अलग अलग। और स्टैटिक वेरिएबल्स के अंदर स्टैटिक वेरिएबल इज शेयर्ड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स। Static data member exists in the memory even before creating any object. Object create किया नहीं किया, static data member memory के अंदर सेव रहेगा। सर इसे मेन में कैसे कॉल करेंगे? वैसे मेन के अंदर तो कॉल करनी नहीं ना, वो तो फंक्शन के अंदर कॉल होता है। डाटा मेंबर तो फंक्शंस के अंदर कॉल होता है। मेन के अंदर अगर कॉल करना है तो उसको पब्लिक बनाना होगा हमें, प्राइवेट की बजाय। फिर वो मेन में भी कॉल हो सकता है। ठीक है
सही। ये एक छोटा सा प्रोग्राम जो आपकी बुक पे भी दिया हुआ है, मैं इसको कॉपी करके आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये अब इसमें देखें पब्लिक स्टैटिक इंट n लिखा हुआ है, पब्लिक स्टैटिक इंट n लिखा हुआ है, पब्लिक एग्जांपल न्यू n प्लस प्लस वाइड शो सी आउट वैल्यू ऑफ n इंट एग्जांपल। अब अच्छा दूसरी बात इसके अंदर देख लें, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस वेरिएबल्स को हम बाहर वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं, इसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर सकते हम उसको बाहर। ये जो वैल्यू इनिशियलाइजेशन करने का तरीका है, उसको कोई वैल्यू देने का तरीका है, जिसमें इसमें मैंने 0 वैल्यू दी हुई है। ये जैसे फंक्शन को हम आउटसाइड डिक्लेयर करते थे ना, वेरिएबल को भी आउटसाइड ऐसे ही डिफाइन करते हैं, यानी इनिशियलाइज करते हैं। तो इंट एग्जांपल न्यू n इज इक्वल टू 0, ये मैंने उसको इनिशियलाइज किया है, ठीक है। और इसमें मैंने 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए, a b c, और a डॉट शो, b डॉट शो, c डॉट शो मैंने अलग-अलग शो किया है। जब अलग-अलग करूंगा ना, पहले मैं इकट्ठा कर देता हूं इनको, a b c, तो अब वो क्या होगा कि वो तीनों को कॉमन शो होगा, यानी a की वैल्यू तीनों में क्या हो जाएगी, शेयर हो जाएगी। 3 ऑब्जेक्ट बनाए और a की वेरिएबल था n की जो भी वैल्यू होगी वो तीनों को क्या हो जाएगी, असाइन हो जाएगी। ये नहीं है कि a वेरिएबल पहले क्रिएट हुआ तो n की वैल्यू डिफरेंट होगी, b पे डिफरेंट होगी, c पे डिफरेंट होगी, नहीं, क्योंकि a की वेरिएबल है वो तीनों को शो हो रहा है। ये देखें n इज इक्वल टू 3 3 3, क्यों 3 3 है, क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, और वो 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हुए कंस्ट्रक्टर हमारा कितनी दफा चलेगा, 3 दफा चलेगा। पहले पे भी n प्लस प्लस 0 था, 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, तो अब वही वेरिएबल तीनों को ही शो हो गया, a की वैल्यू, क्योंकि तीनों को वो क्या हुआ, शेयर हुआ। और मेमोरी के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल बनेगा बस। अगर हम स्टैटिक खत्म कर देते हैं तो फिर ये हम इसको बाहर भी डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये देखें इस पे एरर आ गया कि आप ये स्टैटिक नहीं है, आप इसको क्लास से बाहर जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकते। नीचे देखें उसमें लिखा हुआ है इज नॉट अ स्टैटिक मेंबर ऑफ क्लास, ये स्टैटिक मेंबर नहीं है, इसलिए हम इसको बाहर डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो स्टैटिक ही बाहर डिक्लेयर हो सकता है। अगर हम n की वैल्यू 5 कर देते हैं तो 3 दफा वो वहां पे कॉल होगा, तो इंक्रीमेंट सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 8 हो जाएगी। ये देखिए वो वेरिएबल सबको क्या हुआ, शेयर हो गया। तो स्टैटिक डाटा मेंबर्स की वैल्यू क्या है कि जो तमाम के तमाम फंक्शंस को क्या हो जाए, शेयर हो जाए, उसको हम स्टैटिक डाटा मेंबर कहते हैं। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इट इज इनिशियलाइज्ड टू 0 व्हेन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास इज क्रिएटेड, नो अदर इनिशियलाइजेशन इज परमिटेड। कि जब हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसकी इनिशियलाइजेशन 0 से करते हैं, ठीक है, लेकिन हम डिफरेंट वैल्यू भी दे सकते हैं। लेकिन जब पहला ऑब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिकली उसकी 0 वैल्यू काउंट करता है। ओनली 1 कॉपी ऑफ द मेंबर इज क्रिएटेड, एक ही कॉपी जो है वो उसकी क्रिएट होती है फॉर द एंटायर क्लास एंड इज शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास, नो मैटर हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। सिर्फ एक ही, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिर्फ एक ही कॉपी मेमोरी के अंदर क्रिएट होगी पूरी क्लास के लिए, चाहे उसके 100 ऑब्जेक्ट्स बने, चाहे 4 ऑब्जेक्ट्स बने, चाहे 1 बने, चाहे 20 बने, जितने ऑब्जेक्ट्स बनेंगे मेमोरी के अंदर जो है वो एक ही जो है वो ऑब्जेक्ट, एक ही वेरिएबल क्रिएट होगा बस। It is visible only within the classes, but its lifetime is in the entire program. ये सिर्फ उस क्लास के अंदर ही विजिबल होगा, क्लास से आउटसाइड विजिबल नहीं होगा, यानी दूसरी क्लासेस में, लेकिन इसका लाइफ टाइम जो है वो इंटायर प्रोग्राम तक रहता ही रहता है। जितना प्रोग्राम, एक प्रोग्राम के अंदर 20 क्लासेस हैं, तो ये नहीं है कि जब उस क्लास को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये मेमोरी में रहेगा, बल्कि ये जब तक प्रोग्राम चलता रहता है ये मेमोरी में रहता ही रहता है। ये भी एक एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, वो भी इसी तरह की है। सेम यही एग्जांपल है, लेकिन उसको इसने डिफरेंट फंक्शन से बना दिया। जो मैंने अभी बताया ये वही चीज़ ही है, कोई उससे हट के चीज़ नहीं है। आप कोई एक एग्जांपल कर ले। ये आपसे ज़्यादातर ना, अगर ये वाला सवाल आएगा तो ये जितना भी मैं करवा रहा हूँ ये थ्योरेटिकली आ सकता है कि स्टैटिक फंक्शन क्या है या स्टैटिक डाटा मेंबर क्या है, ठीक है। इससे पहले जो है मैंने आपको इससे पहले जो क्या पढ़ाया था टॉपिक ऊपर, नेस्टेड से पहले एक पढ़ाया था टॉपिक, इनसाइड और आउटसाइड नहीं ये, हाँ इनलाइन फंक्शंस। इनलाइन फंक्शंस जो है
ये इनलाइन फंक्शंस के बारे में पूछ सकता है। तो ये मोस्टली थ्योरेटिकल ही होते हैं। हाँ, इस तरह की एक्सरसाइज आपको दे सकता है कि ये क्लास बनाए, इस तरह की क्लास बनाए, ये प्रोग्राम दे सकता है, या आपको कोई कोड दे के भाई इसकी आउटपुट क्या आएगी। ये ज्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आ जाता है स्टैटिक फंक्शन। क्लास के अंदर दो चीजें होती है ना, डाटा मेंबर्स भी होते हैं, फंक्शंस भी होते हैं। ठीक है, तो डाटा मेंबर्स को भी हम स्टैटिक कर सकते हैं, फंक्शंस को भी हम स्टैटिक कर सकते हैं। अब जो स्टैटिक फंक्शन होगा वो क्या होगा कि अ टाइप ऑफ फंक्शन दैट कैन बी एक्सेस्ड विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, बगैर कोई ऑब्जेक्ट बनाए हम उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। वरना किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन जो स्टैटिक फंक्शंस होते हैं वो बगैर किसी ऑब्जेक्ट के कॉल हो सकते हैं। नॉर्मली अ मेंबर फंक्शन कैन नॉट बी एक्सेस विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, बगैर ऑब्जेक्ट के हम उसको कॉल नहीं कर सकते। लेकिन स्टैटिक फंक्शन को हम बगैर ऑब्जेक्ट के कॉल कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल ये वाइड शो है, इसके साथ मैं लिख देता हूं स्टैटिक वाइड शो। ठीक है, तो अब हमें इसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको कॉल कैसे करेंगे? इसको कॉल करेंगे पहले क्लास का नेम, फिर ये चार जो ये कॉलम लगाते हैं ये वाला, और फिर शो का फंक्शन। बस, अब हमने ऑब्जेक्ट कोई भी डिक्लेयर किया। ये देखिए हमने फंक्शन को कॉल किया n5, तो ये कॉल हो गया। लेकिन अगर हम इसको स्टैटिक नहीं लिखते तो अब ये कॉल नहीं हो सकता, अब वो एरर देगा इस पे। ये देखिए वो कहता है कि आप इस फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है। हम उसके साथ स्टैटिक लिखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट के बगैर कॉल हो सकता है, वरना ऑब्जेक्ट के बगैर कॉल नहीं हो सकता। अब ये कॉल हो जाएगा। तो जो स्टैटिक फंक्शंस हैं, ठीक है, वो फंक्शंस क्या है कि विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल हो सकते हैं। दैट कैन बी कॉल विदाउट ऑब्जेक्ट फंक्शन और विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए बगैर हम उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फंक्शंस। ठीक है, वैसे जो पहले बगैर स्टैटिक के था उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना जरूरी होता है, और स्टैटिक डिक्लेयर करने से ये उस जो फंक्शन होता है उसको ग्लोबल बना देता है, उसके स्कोप को। A member function that is declared as static has the following properties। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि static function can have access to only other static member functions or variables declared in the same class। कि static function सिर्फ static function को ही कॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, या static variable को यूज कर सकते हैं, दूसरे वेरिएबल्स उसमें यूज नहीं होंगे। और इसी तरह उसकी दूसरी है कि उसको हम कॉल कैसे करेंगे, क्लास का नेम लिखेंगे, फिर ये दो दफा यानी 4 कॉलम लगाएंगे, फंक्शन नेम लिखेंगे। इस तरह हम फंक्शन को कॉल करेंगे, स्टैटिक फंक्शन को। स्टैटिक फंक्शन कहें या स्टैटिक मेंबर फंक्शन कहें, एक ही बात है। ये उसकी एक एग्जांपल है, स्टैटिक इंट सी, स्टैटिक वाइड काउंट, स्टैटिक वाइड डिस्प्ले। ठीक है, और उनको देखिए बगैर जो है वो कॉल किया हुआ है टेस्ट क्लास के नेम के साथ। ये भी एक जो है वो इसका कोड है जो आपकी बुक में शायद दिया हुआ है। ये आई थिंक यही मैंने बनाया हुआ है, वैसे ये बना हुआ है, ठीक है पहले ही। जी, अभी तक कोई स्टैटिक फंक्शंस और इनमें से कोई क्वेश्चन हो किसी का? उसके बाद हम लास्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर का, और उसके बाद हम चैप्टर को एंड करेंगे आज 13 चैप्टर को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला। पहला चैप्टर है बेसिक चैप्टर्स, बेसिक कंसेप्ट से है, और इसको अच्छी तरह तैयार करना है, समझना है। इसमें 2-4 चीजें ही थी बस, ज्यादा नहीं था टॉपिक्स। एक तो क्लास क्या है, ठीक है, क्लास बनाना, उसके अंदर डाटा मेंबर्स क्या है, मेंबर फंक्शंस क्या है, फिर उसके बाद उसको हम मेंबर फंक्शंस को कॉल कैसे करते हैं, एक्सेस कैसे करते हैं, ये तरीका इसके अंदर आ जाता है। फिर उसके बाद इनलाइन फंक्शंस, और उसके बाद इनलाइन फंक्शन पता नहीं चैप्टर 13 में वहाँ दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, लेकिन इनलाइन फंक्शन आपकी आउटलाइन में है। ठीक है, बुक में शायद होगा इनलाइन, चेक कर लेना, इनलाइन होगा बुक में भी, कहीं आगे पीछे होगा।
और उसके बाद हमने स्टैटिक मेंबर्स और स्टैटिक फंक्शंस, और अब उसके बाद अब लास्ट टॉपिक हम इस चैप्टर का पढ़ने लगे हैं, फ्रेंड फंक्शन। जी, इससे पहले कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो कर सकता है। ये स्लाइड्स भी मैं आप लोग से शेयर कर दूंगा, और इसके साथ साथ जो है मैं जो वीडियोस पिछली भी कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, बल्कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर मैं भूल गया था, वो भी हमने इसके अंदर पढ़ा है, कंस्ट्रक्टर कैसे बनाना है और डिस्ट्रक्टर कैसे बनाना है। और वो आपसे ये सवाल भी पूछ सकता है कि कोई आउटपुट का कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों उसमें एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो अब उसका क्या यानी आउटपुट आएगी, आउटपुट का क्वेश्चन भी आ सकते हैं। चलें जी, इनलाइन आउटसाइड और इनसाइड फंक्शन की मतलब प्रोग्राम आएगा, ये थ्योरी है सारी, वो इनलाइन थ्योरी है सारी। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर ये चैप्टर पूरा ही थ्योरी है। सिर्फ आपसे वो कोई क्लास बनाना, जैसे मैंने असाइनमेंट में दिया है कि ये क्लास बनाए, इस तरह का कोई प्रोग्राम दे सकता है, या वो आपको कह सकता है कि इसकी आउटपुट बताएं, इस तरह का दे सकता है। बाकी ये सारे जो पढ़ा रहा हूँ ये थ्योरेटिकल ही है। अगर वो फ्रेंड फंक्शन देगा तो आपको जो है, या आपको वो ये कह सकता है कि कोई एग्जांपल दें फ्रेंड फंक्शन की, तो अब वही प्रैक्टिकल प्रोग्राम टाइप ही हो गया, या आप यानी थियोरेटिकल ही हो गया। आपने एक एग्जांपल देनी है, कोई सी भी बना दें, आपने कोई फंक्शन बनाना है उसके साथ फ्रेंड लिख दें, बस वो फ्रेंड फंक्शन बन जाएगा। और इसी तरह फ्रेंड क्लास, दो चीजें, फ्रेंड फंक्शन और फ्रेंड क्लास। अब फ्रेंड फंक्शन क्या होता है? A type of function that is allowed to access the private and protected members of a particular class from outside the class is called friend function. फ्रेंड फंक्शन क्या होता है कि जो किसी भी क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर सके। वैसे तो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड उस क्लास की बाउंड्री से बाहर एक्सेस नहीं हो सकते, लेकिन जो फ्रेंड फंक्शन होता है वो फ्रेंड फंक्शन उनको बाहर भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, दोबारा डेफिनेशन इसकी देख लें कि जो क्या करे, दैट कैन बी एक्सेस्ड, दैट या दैट is allowed to access the private and protected members of a particular class. particular class इसलिए यूज किया गया, फ्रेंड फंक्शन भी उसी क्लास का है और डाटा मेंबर्स भी उसी क्लास के हैं, लेकिन ये फ्रेंड फंक्शन जो है ये आउटसाइड किसी भी उसमें हो सकता है। फ्रेंड फंक्शंस, इसका बेसिकली जो सेंट्रल आइडिया था वो इनकैप्सुलेशन एंड डाटा हाइडिंग कंसेप्ट था। इज दैट एनी नॉन मेंबर फंक्शंस हैज नो एक्सेस परमिशन टू प्राइवेट डाटा ऑफ द क्लास। कि प्राइवेट का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कि डाटा हाइडिंग होता है, कि प्राइवेट को कोई एक्सेस ना कर सके, इसलिए वो कोई क्लास या दूसरे मेंबर फंक्शन उस प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन बाद में किसी जरूरत में उसकी किसी क्लास या किसी फंक्शन के अंदर उसकी जरूरत पड़ जाती है, तो फिर हम उसके लिए वो फंक्शन जो है वो फ्रेंड फंक्शन बनाते हैं ताकि वो फ्रेंड फंक्शन उसको कॉल कर सके। द प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द क्लास आर एक्सेस्ड ओनली फ्रॉम मेंबर फंक्शंस ऑफ दैट क्लास। सिर्फ उसी क्लास के मेंबर फंक्शंस के अंदर एक्सेस होता है, दूसरों को नहीं हो सकता। हाँ, फ्रेंड को एक्सेस हो सकता है बस। एक तो अपनी क्लास के अंदर जो फंक्शन बने हुए हैं उस क्लास के आउटसाइड किसी दूसरे को एक्सेस नहीं हो सकता। हाँ, जो फ्रेंड फंक्शन होगा उसको एक्सेस हो जाएगा, प्राइवेट डाटा मेंबर्स या प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स। C++ allows a mechanism in which a non-member function has access permission to the private member of the class. This can be done by declaring a non-member function friend to the class whose private data is to be accessed. Here friend is a keyword. Friend जो होता है ये keyword ही है। अब वो एक एग्जांपल दे रहा है। For example, consider a case where two classes, manager और scientist, have been defined. दो classes हैं, manager और scientist. We would like to use a function income tax to operate one of the object to both classes. For example, हमने कोई डाटा जो एक मेंबर है उसको हमने दोनों के अंदर ये इनकम टैक्स है और दोनों में हमने उसको जो है वो क्या करना है, यूज करना है, तो फिर कॉमन यूज करना है इनकम टैक्स को। तो फिर हम क्या करेंगे कि इनकम टैक्स को हम क्या कर देंगे, फ्रेंड बना देंगे। अब फंक्शन एक जगह पे बनेगा लेकिन वो सारी जगहों पे कॉल होगा, तो जहरी बात है जब दूसरी क्लास में कॉल होगा तो उसको वो डाटा मेंबर्स जो है वो एक्सेस नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर हम उसको फ्रेंड बना देंगे तो वो डाटा मेंबर्स भी दूसरी क्लास के एक्सेस कर सकता है। सच फंक्शंस नीड नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ दीज क्लास। हो सकता है इन दोनों के वो ना हो, लेकिन फ्रेंड हो तो दोनों कॉल कर सकते हैं।
इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? पहली प्रॉपर्टीज क्या है? देयर इज नो स्कोप रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फ्रेंड फंक्शन। स्कोप रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। स्कोप का मतलब क्या होता है कि कहाँ एक्सेस हो सकता है। ये तो हर जगह पे एक्सेस हो सकता है, किसी भी क्लास में एक्सेस हो सकता है फ्रेंड फंक्शन, तो इसलिए इसका नो स्कोप रिस्ट्रिक्शन होती है। दूसरी चीज, अनलाइक मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास, फ्रेंड फंक्शन कैन नॉट एक्सेस द मेंबर डायरेक्टली। On the other hand, it use objects and dot operators to access private and public members. यानी डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, डॉट ऑपरेटर के जरिए जो है वो एक्सेस कर सकता है प्रोटेक्टेड और प्राइवेट डाटा मेंबर्स को। यूज अ फ्रेंड फंक्शन इज रेयरली डन, बहुत कम ही होता है, बिकॉज इट्स वायलेट्स द रूल्स ऑफ इनकैप्सुलेशन एंड डाटा हाइडिंग। इन रूल्स को वायलेट करता है, इसलिए इसका यूज बहुत कम करते हैं। फंक्शंस कैन बी डिक्लेयर्ड इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्शंस without changing its meaning. Usually it has objects as arguments. अब ये एक एग्जांपल है। अब इसमें देखिए दोनों में जो है ऑब्जेक्ट इसके पैरामीटर्स, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट पास करना जरूरी होता है। अब एक क्लास ए है और उसमें डाटा मेंबर क्या है? इंट एक्स है। पब्लिक ए ये उसका कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, और फ्रेंड वाइड शो ए व बी। ये ए व बी से मुराद क्या है? ये ए क्लास और बी क्लास इसके पैरामीटर्स हैं, क्योंकि जब हम फ्रेंड बनाते हैं तो पैरामीटर्स के अंदर क्लासेस को ही रखते हैं ताकि उनके ऑब्जेक्ट्स को हम शो करवा सकें। ये क्लास ए है, फिर क्लास बी दूसरी क्लास बनाई गई है, प्राइवेट इंट वाई, उसके अंदर इंट वाई है। पब्लिक बी ये उसका कंस्ट्रक्टर है, और इसमें भी फ्रेंड वाइड शो ए व बी क्लास बनाई है, दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स। तो एक ही फंक्शन दोनों में शेयर हुआ है, और इसकी कोडिंग हम कहीं और बनाएंगे। आप जब कोडिंग बार बनाएंगे तो वो एक्स और वाई दोनों को यूज कर सकता है, एक्स को भी यूज कर सकता है और वाई को भी यूज कर सकता है। हालांकि ये प्राइवेट है दोनों, एक्स भी प्राइवेट है और वाई भी क्या है? प्राइवेट है। अब ये देखें, इंट आर मेन के अंदर, और सॉरी ये वाइड शो का फंक्शन बनाया हुआ है, वही वाला फंक्शन जो हमने ऊपर उसको फ्रेंड डिक्लेयर किया था दोनों क्लासेस के अंदर। तो अब हम उसमें क्या कर रहे हैं? दोनों के ऑब्जेक्ट पास किए, ए बी। ए क्लास है और स्मॉल ए उसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैं इसको नाम ये ए दिया हुआ है, और बी जो है वो क्लास है कैपिटल वाला, और स्मॉल वाला उसका ऑब्जेक्ट है। और इधर देखें इंट आर एक वेरिएबल लिया है, आर इज इक्वल टू ए डॉट एक्स। ये देखें एक्स को अब वो डायरेक्ट कॉल कर रहा है, और बी डॉट वाई ये वाई को भी वो डायरेक्ट कॉल कर रहा है। एक ही फंक्शन है, ये बाहर क्लास से बाहर डिक्लेयर किया हुआ है, क्लास के बाहर डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन वो इस क्लास के एक्स को भी, क्योंकि एक्स क्या है? प्राइवेट है, और वाई भी क्या है? प्राइवेट है। 10 मिनट बाद फिर बंद हो जाएगा। वाई भी क्या है? प्राइवेट है, तो इसको भी वो कॉल कर रहा है। मैं 1 मिनट अटेंडेंस लगा लूं। पहले जो थे वो 27 लोग थे, अब उससे भी कम हो गया, या कोई खुदा का खौफ कर लिया करे। ठीक है, तो अब ये बेसिकली जो फंक्शन हमने बनाया था वो क्या कर रहा है? उन दोनों को कॉल कर रहा है। एक्स भी प्राइवेट था, वाई भी प्राइवेट था, लेकिन ये अब यहाँ पे एक्स भी कॉल हो रहा है और वाई भी कॉल हो रहा है। तो ये अभी हम रन भी करके देखते हैं। ये क्लास ए और बी बनी हुई है। ठीक है, अब इसके बाहर हम ये फंक्शन भी जो है वो डिक्लेयर करवाते हैं। ये वाइड शो वाला फंक्शन भी डिक्लेयर हुआ है। तो ये देखिए क्लास इधर खत्म हो गई है,
और वाइड शो फंक्शन हमने उसके बाहर डिक्लेयर किया हुआ है और हम इसको जो है वो रन करते हैं तो अब देखें वो दोनों के दोनों फंक्शंस वहां पे कॉल हो गए। x की वैल्यू 10 थी और y की वैल्यू जो 20 थी, दोनों डिस्प्ले हो रही हैं। वहां पे हमने देखें ये y की वैल्यू 20 दी है और वहां पे x की वैल्यू जो है वो 10 दी है और दोनों को हम कॉल कर रहे हैं। और कॉल कैसे करेंगे, मैंने पहले भी बताया था कि क्लास का ऑब्जेक्ट साथ डॉट के साथ, ये देखें a डॉट x, a क्या है, क्लास a का ऑब्जेक्ट है, और b डॉट y, b क्या है, क्लास b का ऑब्जेक्ट है, तो b डॉट y के साथ हमने उसको क्या किया, एक्सेस किया। ये वेरिएबल तो मैंने वैसे इंट आर लिया, आप डायरेक्ट भी इधर a डॉट एक्स प्लस a डॉट वाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये आप डायरेक्ट भी इधर आप a डॉट एक्स प्लस b डॉट वाई भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आप लिखते हैं सॉरी प्लस ये, तो भी है इसका वो सम इधर से भी शो कर देगा। वेरिएबल तो मैंने वैसे ले लिया था, ये देखें ये कोई तरीका नहीं था सम का, ये तो सिर्फ एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए था कि प्राइवेट डाटा मेंबर्स जो हैं, प्राइवेट डाटा मेंबर्स या प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स, इनको अगर एक्सेस करना है तो इनको सिर्फ फ्रेंड फंक्शन एक्सेस कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते। बाकी कोई दूसरे फंक्शंस होंगे तो वो एक्सेस नहीं कर सकते। अब मैं इसको फ्रेंड खत्म करता हूँ इधर से, तो अब ये x और y को उधर से जो है वो एक्सेस नहीं कर सकता। हाँ, हम इसको पब्लिक कर दें तो भी एक्सेस हो जाएंगे प्राइवेट। ये देखें अब इंट x पे एरर आ गया, मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ तो भी ये काम चल पड़ेगा हमारा। y को इसको भी पब्लिक करना होगा, ये देखें चल गया। तो फ्रेंड बगैर फ्रेंड फंक्शन के भी चल रहा है, लेकिन अब वो डाटा मेंबर जो है वो पब्लिक हो गए हैं। पब्लिक तो बाहर कहीं भी एक्सेस हो सकते हैं, लेकिन जो प्राइवेट है वो एक्सेस नहीं हो सकते। तो प्राइवेट किसको एक्सेस होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड फंक्शन को एक्सेस हो सकते हैं क्लास से बाहर, बस बाकी किसी दूसरे फंक्शन को एक्सेस नहीं हो सकते। जी कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर। सिंपल डेफिनेशन है कि आप हम पहले करते आए हैं ना कि जो प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स होते हैं वो क्लास से बाहर एक्सेस ही नहीं हो सकते, जो पब्लिक है वो क्लास से बाहर एक्सेस हो सकते हैं। लेकिन एक सूरत सी यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++ ने रखी है कि अगर कोई हम फ्रेंड फंक्शन बना लेते हैं तो उसको हम वो एक्सेस करने की इजाजत दे देते हैं, चल भाई तू यूज कर ले, कोई गल नहीं, तू फ्रेंड ही है अपना। तो फ्रेंड्स वाला हिसाब हो गया ना कि वो जो उसकी बुक है वो बुक चले भी आप भी पढ़ लो मेरी बुक, आप भी यूज कर लो। तो इस तरह प्राइवेट, हालांकि प्राइवेट है, पर्सनल है, लेकिन अपने दोस्त के लिए हम वो चीज पर्सनल नहीं रहती, कल चल यार तू भी यूज कर ले। तो ये बिल्कुल वही कंसेप्ट है कि जो प्राइवेट डाटा मेंबर एक्स और वाई प्राइवेट है, लेकिन हम वो अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को नहीं, सिर्फ अपने फ्रेंड्स को। तो एक क्लासेस के अंदर जो फ्रेंड फंक्शंस होंगे यानी क्लास से बाहर ही होते हैं, क्लास के अंदर होंगे तो फिर मसला नहीं है। क्लास से बाहर यानी उससे हट के जो होते हैं वो भी एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट को भी और प्रोटेक्टेड को। पब्लिक को तो वो कार्य कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो प्राइवेट जो क्लास है फ्रेंड क्लास, उसका भी यही कंसेप्ट है। आप फ्रेंड क्लास क्या होगी, उसमें तमाम के तमाम फंक्शंस को वो कॉल कर सकती है, तमाम के तमाम प्राइवेट डाटा मेंबर्स को वो एक्सेस कर सकते हैं, यानी जितने भी फंक्शंस होंगे। A type of class in which all of the member functions are allowed to access the private and protected। यानी अगर हम पूरी क्लास को ही वो बना देते हैं फ्रेंड, यानी एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास को हम फ्रेंड बना देते हैं। जैसे ऊपर वाली मिसाल में ना हमने क्या किया था, इसमें हमने सिर्फ फंक्शंस को फ्रेंड किया ये वाला, तो सिर्फ इस फंक्शन के अंदर वो कॉल उसने। अगर हम क्लास ए को ही क्लास बी इधर हम फ्रेंड क्लास बी बना देते हैं, फ्रेंड क्लास बी, तो अब क्लास बी के अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे उन सब को ये एक्स एक्सेसिबल होगा। तमाम फंक्शंस के अंदर ऑटोमेटिकली सारे फंक्शंस ही फ्रेंड बन जाएंगे। तो हम क्लास, पूरी क्लास को भी जो है वो बना सकते हैं, ताकि वो फिर अगर क्लास को फ्रेंड बना देते हैं तो उस क्लास के जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सब के लिए वो एक्सेसिबल हो जाएगा प्राइवेट डाटा मेंबर। A friend function is a non-member function that has special rights to access private data members for any object of the class of whom it is friend। फ्रेंड क्लास को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंड क्लास बी, यानी क्लास ए के अंदर हम लिख देंगे फ्रेंड क्लास बी,
तो ऑटोमेटिकली क्लास बी जो है वो फ्रेंड बन जाएगा किसका, ए का। A class can be a friend of another class. Member functions of the friend class can access private data members of objects of the class of which it is a friend. यानी जैसे हमने इसमें देखें क्लास बी को बना दिया ना फ्रेंड उसका, फॉर एग्जांपल इधर हमने लिखा क्लास फ्रेंड, ये बंद होने वाला है 2-3 मिनट बाद बंद हो जाएगा, बस ये ध्यान में रख लें, फ्रेंड क्लास बी। तो अब उसके जितने भी मेंबर फंक्शंस होंगे उन सब के लिए जो है वो ये ए का डाटा मेंबर जो एक्स है वो एक्सेसिबल होगा, ठीक है, वो सब के लिए एक जो है वो क्या हो जाएगा, एक्सेसिबल हो जाएगा। फिर वहां पे तमाम के तमाम उसकी एग्जांपल भी देख लें आप, ये एग्जांपल इसकी दी हुई है, ये देखिए अब ए बी 2 डाटा मेंबर्स हैं और फ्रेंड क्लास बी है, तो अब वो देखें ए इधर भी यूज हो रहा है ये वाला देखें, और बी भी यूज हो रहा है, क्लास बी के अंदर ही वो यूज हो रहे हैं दोनों, ए भी यूज हो रहा है और बी भी यूज हो रहा है, और फंक्शन भी 2 हैं, शो ए शो बी। ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने अलग-अलग बना, इकट्ठे भी कॉल हो सकते थे एक ही फंक्शन के अंदर, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए क्या था कि उसके तमाम फंक्शंस के लिए वो एक्सेसिबल होगा, इस फंक्शन के लिए भी एक्सेसिबल होगा, इस फंक्शन के लिए भी वो क्या होगा, एक्सेसिबल होगा। तो इसको हम कहते हैं फ्रेंड क्लास, फ्रेंड फंक्शन और फ्रेंड क्लास। फ्रेंड फंक्शन में सिर्फ एक ही फंक्शन को वो एक्सेसिबल होंगे, और फ्रेंड क्लास में के अंदर जितने भी मेंबर फंक्शन होते हैं 10 हैं 20 हैं 2 हैं 4 हैं 6 हैं, सबको वो एक्सेसिबल होंगे। क्या एक्सेसिबल होंगे, प्राइवेट डाटा मेंबर्स, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स। जैसे इसमें इंट ए और बी जो है दोनों क्या है, प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं। ये मैं इसको वहां पे पेस्ट करता हूं, ये देखें अब इसमें ये मैंने बी देखें बी का ही ऑब्जेक्ट शो करवाया है, और बी को ही मैंने शो और बी डॉट शो फंक्शन बी के थे उसको शो करवाया, लेकिन ए की वैल्यूज वहां पे भी कॉल हो रही हैं, ये देखें ऑब्जेक्ट डॉट ए और ऑब्जेक्ट डॉट बी। तो ऑब्जेक्ट यानी ए की वैल्यू बी के अंदर यूज हो रही है, और हालांकि ए की वैल्यूज जो है या बी की जो वैल्यूज वो क्या है, प्राइवेट ही है, लेकिन वहां पे एक्सेस हो रही है। क्यों एक्सेस हो रही है, क्योंकि फ्रेंड क्लास है। द वैल्यू ऑफ ए 10, वैल्यू ऑफ ए 20, वैल्यू ऑफ बी वैसे करना था, वैल्यू ऑफ बी इज 20, ठीक है। तो हालांकि ए और देखें ए 10 और बी 10